गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 327 है और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 327 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। किस देश को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? चीन, भारत, फिलीपींस, श्रीलंका। बताइए। लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया भारत को। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में। और यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। तो भारत का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में एशियन गेम्स संपन्न हुए चीन में, ठीक है। और पैरा एशियन गेम भी संपन्न हुए हैं चीन में, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ए है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो हुए थे 23 में चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में संपन्न हुआ। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे कि भारत की पदक तालिका के बारे में बात करें तो कुल कितने पदक जीते भारत ने? 107 पदक जीते। इनमें से स्वर्ण अगर पूछ ले तो 28 स्वर्ण जीते, 38 रजत जीते और 41 कांस्य जीते। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो उसी ने जीते जिस देश में ये संपन्न हुआ, यानी चीन ने जीते 383, जापान ने 188 जीते और कोरिया गणराज्य ने 190 जीते। और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 2027 में जापान में होगा। इतना याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत की उभयचर प्रजातियों में जो डांसिंग फ्रॉग है वो किस स्थान का स्थानिक जीव है? डांसिंग फ्रॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इस समय। डांसिंग फ्रॉग ये है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का स्थानिक जीव है डांसिंग फ्रॉग। सी है इसका आंसर। भारत की उभयचर प्रजातियों में जो डांसिंग फ्रॉग है, फ्रॉग मतलब मेंढक, पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं जो अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति में यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये जो मेढक है वो मॉर्किक्सलस जीनस से संबंधित है, जो विश्व के 5वें सबसे असुरक्षित जीनस है और इसकी 92% प्रजातियां जो हैं वो इंडेंजर्ड है, खतरे में है। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न रहा होगा उस वर्ष जिस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत पूछे जाते हैं और ये हिस्ट्री बन जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। और यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराता है। और इस दशा में कार्यरत जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 5वां प्रश्न है, जेलीफिश, क्राईफिश, कैटलफिश, शेलफिश, हेगफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश किस संघ के प्राणी हैं? देखिए, पृथ्वी पर हजारों लाखों प्रजातियां हैं, उनको अलग अलग फाइलम यानी संघ में विभाजित कर दिया गया है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी स्कूल में 9th 10th में, और 11th 12th में अगर बायोलॉजी होगी तो ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये सारी की सारी आती हैं इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। इन संघों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जेलीफिश हो गई, सेलफिश हो गई, क्राईफिश हो गई, कैटलफिश हो गई, हेगफिश हो गई, स्टारफिश हो गई, सिल्वरफिश, ये सभी कार्ड इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इस संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं और इनमें जो जल संवहन तंत्र है वो पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र इनमें विकसित नहीं होता, जैसे कि मानव में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र होता है स्तनधारियों में।
और इनमें जो पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है, लेकिन स्पेशल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ए करेक्ट है इसका आंसर, इकाइनोडर्मेटा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार भारत में कहाँ स्थित है? यह है श्रीहरिकोटा में, ए है इसका आंसर। देखिए, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार आंध्र प्रदेश के पूर्व तट पर श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। और इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों पर पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। ये तो हो गया श्रीहरिकोटा में। अगर पूछ ले, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो वह है बेंगलुरु में। और पूछ ले तो, तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, अभी एशियन गेम्स हुए हैं और पैरा एशियन गेम भी हुए हैं, तो ये कुछ शब्दावली हैं खेल संबंधित जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि टारगेट, वुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेज शूटिंग आदि खेल शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, बेसबॉल से, राइफल शूटिंग से, वाटर पोलो से। इसमें एक शब्द है बुल्स आई, बहुत पूछा गया है, एसएससीज एग्जाम में बहुत पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंक में पूछा गया। ठीक है, बाकी अगर नहीं पता तो इससे पता चल जाएगा। राइफल शूटिंग से संबंधित है, ये बी है इसका आंसर। तो टारगेट हो गया, वुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेज शूटिंग आदि खेल शब्दावलियाँ राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। बेसबॉल से संबंधित शब्दावलियों की बात करें तो बेसमैन हो गया, आउट हो गया, स्ट्राइक, हैंड, रबर, होम रन हो गया, पिचर हो गया, डायमंड हो गया, होम हो गया। और वाटर पोलो से संबंधित खेल शब्दावलियाँ 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैंपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर, एसर लेसिंग, ये सब शब्दावलियाँ वाटर पोलो से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित शब्दावलियों की बात करें तो बोगी, फोरसम, स्टाइमिटी, पुल हॉल, कैडी, लिम्स, वंगर, कोर्स, पोस्ट, पुटिंग, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो एक से अधिक खेलों से भी संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लीजिए, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ डाले इसने। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इससे भी करेक्ट हो जाएगा पूरा अगर आपको प्रतिशत नहीं पता होगा तो। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, ए है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। इस दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या एसटी आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशतता के आधार पर पूछ ले तो मिजोरम 94.4% के साथ प्रथम स्थान पर। अच्छा, यही चीज़ केंद्र शासित प्रदेश में चली जाए तो ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 94.8%। ठीक है, थोड़ी सी मिजोरम से भी ज़्यादा। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था? हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये प्रश्न। कब अपनाया था संयुक्त राष्ट्र ने? 1996 में। क्या भारत ने अप्रूव की है ये संधि सीटीबीटी? नहीं की, न चीन ने की, न उत्तर कोरिया ने की। देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में अपनाया था और विगत सभी संधियों द्वारा रिक्त अंतराल को समाप्त करते हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संधि पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और 178 देशों द्वारा अनुमोदित इसको किया गया, यानी अप्रूव किया गया है। इसका 8 देशों ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। कौन कौन से हैं वो? भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है किंग जोंग की,
इजराइल है, ईरान है, मिस्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। और करंट का प्रश्न है एक, वर्तमान में रूस ने जो है अपने अनुमोदन को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रूस भी। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका, 1996। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताना आपको। अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष, क्यों है ये न्यूज में, क्योंकि भारत इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा समूह की स्थापना 1989 में यूरोपीय औषध कोष, जापानी औषध कोष और यूएस औषध कोष द्वारा की गई थी 1989 में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य है निर्माताओं पर बोझ कम करने और लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक औषध कोष मानकों में सामंजस्य स्थापित करना। और WHO वर्ष 2001 में इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, और वर्ष 2023 में यानी इस साल भारतीय औषध कोष आयोग भी इसमें शामिल हो गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक बेस प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, स्पेस एक्स नहीं लिखा है, स्पेक्स 2030 लिखा है। स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, बताइए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में हम पढ़ते ही लगा देते हैं उसका उत्तर। स्पेस एक्स दिखा, नासा दिख गया, नीचे सीधे लगा दो, लेकिन वहाँ स्पेक्स लिखा है, स्पेक्स। वैसे भी स्पेस एक्स एलन मस्क की है, नासा की नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WHO। WHO की पहल है। स्पेक्स मतलब जो चश्मे लगाते हैं, ग्लासेस जो होते हैं, धूप वाले हुए तो सन ग्लासेस हो गए, स्पेक्स उनको बोल दिए, नज़र के हुए तो आई वेयर उनको बोल देते हैं। क्या है ये, देखिए, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नेत्र देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए WHO ने स्पेक्स 2023 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्या का समाधान करने में सदस्य देशों की मदद करना। इसका उद्देश्य है अपवर्तन दोष में सुधार के प्रभावशाली वैश्विक कवरेज में वर्ष 2030 तक 40% की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, चीन, जापान। ये तो कोरोना बनाते हैं, इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है इसका आंसर। और ये अर्थशास्त्री है, महिला है। देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लाडिया गोल्डेन को प्रदान किया गया है। उनका शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के मध्य होने वाले भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमेशा जीवंत रहेंगे। जैसे कि इसकी सन बता दो, पहली की, दूसरी की, पांचवी की, लक्ष्य क्या था वो बता दीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पूछ ले तो PC महालनोबिस पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से 1956 हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RO में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। स्वतंत्रता से पहले पूछा, नहीं भारत की आज़ादी से पहले। इसका उत्तर है सर ओर्सवोन स्मिथ, बी है इसका आंसर। CD देशमुख, हिल्टन यंग, LK झा भी अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, देखिए, सर ऑर्थवोन स्मिथ स्वतंत्रता से पहले RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछ ले तो वो थे CD देशमुख। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI का गवर्नर कौन था, LK झा।
हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संतुष्टि की थी। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से असत्य इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? इसमें कोई नहीं होगा तो डी होगा। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। और भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। कुछ गलत है इसमें या सारे सही हैं? भारत में एकल नागरिकता दोहरी है। दोहरी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, सी वाला भी ठीक है, बी वाला भी, ये बी वाला गलत है। और गलत किससे? इस एक शब्द की वजह से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, इतना ठीक है। या उसके पहले, जो ये गलत है, उसके बाद भारत में हो, बाद होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इनकरेक्ट है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं? देवगढ़, भितरगांव, भीतरी। उपरोक्त में से कौन से विकल्प सही बताइए? गुप्तकालीन मंदिर भितरगांव में है। देवगढ़ 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 है। झांसी देवगढ़, भीतरी है। सारे के सारे डी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ यानी झांसी, भितरगांव यानी कानपुर और भीतरी यानी गाजीपुर से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। और राज्य में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सर्वोत्तम नमूने पूछ ले तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत पूछा गया है प्रश्न यूपी के एग्जाम में, कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, बी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो प्रयागराज में स्थित है। और राज्य का सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाला जिला पूछ ले तो राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना की गई थी 1983 में, बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1983 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पूछ ले तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एकेडिना एवं प्लेटिपस जीव स्तनधारी वर्ग के किस उपवर्ग से संबंधित हैं या आते हैं? ये एकेडिना प्लेटिपस इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे ने बहुत प्रश्न बनाए इनसे। एकेडिना प्लेटिपस ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, अब जैसे एकेडिना प्लेटिपस स्तनधारी है, मानव भी एक स्तनधारी है, कंगारू भी एक स्तनधारी है, गाय भैंस सब स्तनधारी। लेकिन ये किस उपवर्ग में आते हैं ये भी पूछ लेता है प्रश्न। तो अपना उपवर्ग तो याद रखिएगा, मानव का जो उपवर्ग है वो है यूथीरिया। वर्ग तो सभी को पता होगा, मैमाला स्तनधारी है। ठीक है, मानव का यूथीरिया और ये एकेडिना प्लेटिपस ये हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, वो मेटाथीरिया जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू थैली में रहता है उनकी। यहाँ ए है आंसर। देखिए, एकेडिना और प्लेटिपस स्तनधारी वर्ग के प्रोटोथीरिया उपवर्ग से आते हैं। और प्रोटोथीरिया जो है वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। तो ये ऐसे स्तनधारी है, आपने पढ़ा होगा कि स्तनधारी यानी मैमल तो बच्चे देते हैं, सब स्तनपान कराते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं पृथ्वी पर, ठीक है, जो अंडे देते हैं।
और दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि एकेडिना प्लेटिपस, और उपवर्ग पूछ ले तो उनका प्रोटोथीरिया। और मेटाथीरिया में कौन आएगा? अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं, और जैसे कि कंगारू। और यूथीरिया पूर्ण विकसित जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो इतना याद रहना चाहिए, उतना डीप नहीं है ये, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रहा हेरान मार्क 2 ड्रोन, जो एक बार में 250 किलोग्राम हथियार लेकर 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है, किस देश का है ये? भारत का, इजराइल का, चीन का, रूस का? किसी भी एंगल से ड्रोन तो लग नहीं रहा है, ये तो अच्छा वाला हेलीकॉप्टर लग रहा है। ठीक है, ड्रोन है ये ड्रोन है इजराइल का। और क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि ये कुछ ड्रोन जो है ये हेरॉन मार्क 2 ये इजराइल से भारत ने लिए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। और बहुत खूबियां हैं इसकी, 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, एंटी जैमिंग टेक्निक इसमें लगी है। देखिए, हेरॉन ड्रोन मार्क 2 सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। इजराइल के द्वारा निर्मित है, ये 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा लगे हैं, एयरबोर्न सर्वेलेंस लगे हैं, विजिबल लाइट रडार सिस्टम लगा है। ठीक है, और एंटी जैमिंग इसमें तकनीक लगी हुई है, और ये किसी भी मौसम में उड़ान के लिए सक्षम है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। भारत को भी इजराइल से हेरॉन ड्रोन मार्क 2 प्राप्त हुए हैं, जिसे भारत ने नॉर्थ रीजन में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है, जिससे एक साथ पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखी जा सके। बहुत सारी खूबियों के साथ एक खूबी और है इसमें, अपने बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद ही वापस लौट सकता है ये ड्रोन। हेरॉन मार्क 2 इजराइल ने बनाया है, इजराइल ने भारत से लिए हैं। ठीक है, जिनको नॉर्थ रीजन में भारत ने तैनात किया है पाकिस्तान और चीन पर निगरानी रखने के लिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों वाला 20 प्रश्नों का सेट था। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।